अपने अगले बचे हुए टॉपिक्स को लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से मौजूद हूं मैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है द साइंस मास्टर। बहुत सारे लोग अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बनानी शुरू कर दी है, प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें सारे के सारे मेरे वीडियोस हैं। वहां पे आप जा करके अपने क्लास के वीडियोस को ब्राउज कर सकते हैं। तो अपने क्लास के वीडियोस को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। कल हम लोगों ने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात किया था, जो वीडियो मैंने डाला था उसमें, और आज हम लोग कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल वाला या साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन आज कंप्लीट करें। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है ताकि समय बर्बाद ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी के रूप में होती है, और उस एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? उस एटीपी का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइंटिस्ट थे कोलिकर। कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। इट इज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए जरूरी है, कोलिकर का नाम याद रखेंगे। एंड द नेम माइटोकॉन्ड्रिया given by Benda in 1897। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कैसे होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दिस आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, rod shaped, present in eukaryotic cell, except prokaryotic cell and mammalian RBC। मैंने आपको बार बार बोला है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो है वो मैमेलियन आरबीसी यानी हमारे रेड ब्लड कॉर्पसल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ मिलता है? तो मैमेलियन आरबीसी को छोड़ करके, कुछ प्रोटोजोअन्स को छोड़ करके, ठीक है, और हर जगह पे ये पाए जाते हैं। इनको देखने में ये कैसे दिखाई देते हैं? अगर हम लोग देखें तो दे आर लुक लाइक द शू शेप, जूते की तरह दिखाई देंगे ये। अगर इनका स्ट्रक्चर अगर ऐसे नहीं देखे, अगर आप देखोगे तो शू शेप्ड दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये थर्मस की तरह दिखाई देता है, थर्मस शेप्ड है। तो शू शेप्ड है या थर्मस शेप्ड है इनका स्ट्रक्चर। आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जैसा यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम को ही देखें तो डायग्राम में मैंने लिखा है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये मेम्ब्रेन कितने लेयर में होती है? 2 लेयर में होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है, while इनर मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है, एंड इनर मेम्ब्रेन हैव सम finger like projections known as the cristae। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये क्रिस्टी है, जो यहां से निकले हुए हैं इनर वॉल से। इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर में आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरीके के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम लोग ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं इनको? ऑक्सीसोम कहते हैं या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल वो जगह है जहां पे
फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है जो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और वो कहाँ होता है, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स में होते हैं। इनके अंदर का जो मटेरियल होता है, जो इंटरनल मटेरियल है, उसको हम लोग उस पार्ट को कहते हैं, ग्रेनुलर पार्ट को कहते हैं मैट्रिक्स। इनके पास अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, और वो टर्म क्या है, वो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जब अगर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उस सेल डिवीजन के प्रोसेस में जब नया सेल बनता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने आप को खुद ब खुद रेप्लिकेट कर लेती है। क्यों रेप्लिकेट कर लेती है भाई, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं ये खुद ब खुद माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद है। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रिपेयर देमसेल्फ और रेप्लिकेट देमसेल्फ, सो इट इज नोन एज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ऐसे केवल 2 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अभी हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, इसके बाद प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इन दोनों को ही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि अब देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी से, आउटर मेम्ब्रेन is smooth while inner membrane has some finger like projection called क्रिस्टी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, which bears large number of stalked globular structure called F1 particles और ऑक्सीसोम। ठीक है, इसके अलावा इनका जो ग्रेनुलर मटेरियल है, जो ग्राउंड मटेरियल है, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये आपकी कुछ नोट्स बनाने में मदद करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपको जल्दी से बता दें। तो फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी बनाता है, एटीपी बनाने का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोगों ने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। अगला जो हमारा है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का मतलब होता है कलर पिगमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद का जो टॉपिक हमारा वो है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स का मतलब होता है कलर सब्सटेंसेस। तो कलर सब्सटेंसेस क्या है, कलर सब्सटेंसेस का मतलब है कि प्लांट के अंदर में पाए जाने वाले पिगमेंट्स। तो जो पिगमेंट प्लांट के अंदर में पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। ये 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं और इन ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं, और उन्हीं क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्तियों का कलर होता है वो कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है।
जबकि क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड होते हैं, अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, जैसे फ्लावर का कलर या फ्रूट के जो अलग अलग कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। ल्यूको का मतलब ये होता है कलरलेस, तो ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस होते हैं एंड दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट कौन से होते हैं, जैसे स्टेम है या रूट्स है, कुछ स्टेम्स की बात कर रहे हैं, जैसे पोटैटो ट्यूबर का कोई कलर नहीं होता है तो वो कलरलेस है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि सारे के सारे जितने भी टाइप्स है प्लास्टिड्स के वो इंटर कन्वर्जिबल है, यानी एक दूसरे से आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि पोटैटो का जो कलर है वो ग्रीनिश हो जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि पोटैटो जो है वो जमीन के ऊपर या ग्राउंड के बाहर निकल जाता है, जिससे एक्सपोज होता है सनलाइट में और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा है कि जो ग्रीन हमारे मिर्च होती है, हरे रंग की जो मिर्च होती है, कुछ समय के बाद वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, तो रेड चिली में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीन चिली रेड चिली में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रीन टोमेटोज जो है वो रेड टोमेटोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कलर चेंजेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पिगमेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं। ये प्लास्टिड आपस में क्या होता है, इंटर कन्वर्जिबल होते हैं। उसी में से सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर में देखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बता दें कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये 3 तरीके के अलग अलग तरीके के प्लास्टिड्स में मिलता है, जैसे एल्यूरोप्लास्ट ये पोटैटो में मिलता है, इलियोप्लास्ट ये मस्टर्ड में मिलता है, ठीक है, और एमाइलोप्लास्ट जो कि किसमें मिलता है, मेज में मिलता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है 3 तरीके के हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर है हमारे क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी आउटर और इनर 2 तरीके की मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है। इसके 2 हिस्से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कितने हिस्से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक को कहते हैं ग्रेना और एक को कहते हैं स्ट्रोमा, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। आपको जितने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और इनके अलावा जो खाली जगह दिखाई दे रही है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, वो सारी की सारी खाली जगह कौन सी है, स्ट्रोमा की है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा ये 2 पार्ट हैं जिसमें इन क्लोरोप्लास्ट को हम लोगों ने पूरा डिवाइड किया हुआ है। ये जो ग्रेनम है, ग्रेनम composed of very thin flattened sac-like structures called thylakoids। ये जो ग्रेनम है आप देख रहे हो कि इनके ऊपर में बहुत सारे यूनिट्स हैं। आपको एक एक यूनिट दिखाई दे रहा है कि एक एक के ऊपर में एक लगे हुए हैं। जैसे हम लोग सिक्कों के ढेर की तरह स्ट्रक्चर की बात करें, एक के ऊपर में एक, बहुत सारे अगर सिक्के अगर हम लोगों ने रख दिए तो वो सिक्के जैसे आपको दिखाई देंगे, वैसा ही ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ सिक्के हैं, आप इन सिक्कों को अगर देखने की कोशिश करें तो ये सिक्कों का स्ट्रक्चर है अपना कुछ। तो ये जैसे सिक्के दिखाई दे रहे हैं हमारे, ये सिक्के एक के ऊपर में एक जैसे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, सेम इनका स्ट्रक्चर भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। ऐसे लगेगा कि एक के ऊपर में एक बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं। तो ये थाइलेकॉइड्स है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये एक बैग की तरह है। इनके अंदर में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स क्या होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल भरा होता है।
तो ये जो थाइलेक्वाइड्स है, इन्हीं थाइलेक्वाइड से मिल करके ग्रेनम बने होते हैं, और हर एक ग्रेनम आपस में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से अटैच होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैमेली, ताकि अपने अंदर में मटेरियल का ट्रांसफर कर सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो इन थाइलेक्वाइड्स के अंदर में क्या मिलते हैं भाई, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स भरे होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और इन ग्रीन पिगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल कहते हैं। तो ग्रेनम क्या काम करता है, ग्रेनम का काम होता है कि ग्रेनम हेल्प इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें ये मदद करते हैं। दूसरा हिस्सा जो है हमारा है स्ट्रोमा। तो जो खाली जो जगह दिखाई दे रही है, जो मैट्रिक्स वाला रीजन है, जो ग्रेनुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेनम क्या लगा, वो सारा का सारा हिस्सा जो है वो स्ट्रोमा है। और ये किस में मदद करता है, इट हेल्प इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस रात के समय होती है, रात के समय तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्लास 10 में पढ़ेंगे लाइट फेज और डार्क फेज के बारे में। तो जो डार्क फेज होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कहां होता है, स्ट्रोमा में होता है। अभी हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होने से ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। तो जैसे सेल्फ रेप्लिकेट माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है, वैसे ही सेल्फ रेप्लिकेशन कौन कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर कंसीडर एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल बताइए जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। तो ये क्लोरोप्लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो है हमारा दो और सेल ऑर्गेनेल्स बचे हैं, पेरोक्सिसोम और सेंट्रियोल। उन सब के बारे में अभी देख लेते हैं तुरंत ही। अगला जो है हमारा वो है पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम के बारे में अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, वेसिकुलर है, वेसिकुलर यानी वेसिकल की तरह है, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर में पाए जाते हैं पेरोक्सिसोम। ये कहा मिलते हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट्स एंड लीवर एंड किडनी सेल ऑफ एनिमल के जो किडनी और लीवर के जो सेल्स होते हैं उनमें पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम अभी देखा आप लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, वेसिकुलर है, छोटे छोटे वेसिकल की तरह स्ट्रक्चर्स हैं। ये प्लांट के फोटोसिंथेटिक रीजन में पाए जाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे, और लीवर और किडनी सेल्स में पाए जाते हैं जो कि एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, इनके पास में जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनके पास में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाई जाती हैं, इनके अंदर में भरी रहती हैं। तो इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स से ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनके पास में जो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होती है वो ऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस करके एंजाइम्स होती हैं। ये कौन सी एंजाइम्स होती है, ये होती है ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। इनका जो मेन काम होता है, अगर इनके फंक्शंस की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन ही है। तो प्लांट में इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दे हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये मदद करते हैं। और एनिमल बॉडी की अगर बात करें, अगर एनिमल में बात करें तो ये लीवर और एंड किडनी, इन दोनों में ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को
टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिटॉक्सिफाइज करते हैं ये, यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं लीवर या किडनी में, उनको ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। तो इनका मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इनका फंक्शन है। तो प्लांट के लिए फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और एनिमल के लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्लांट एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं लीवर और किडनी में, उनको ये खत्म करने का काम करते हैं। चलिए अगला जो है हमारा वो है सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स कहाँ होते हैं? ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नियर द न्यूक्लियस। एक्चुअल में इनको सेंट्रियोल्स नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं इनको? सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल तो बाद में बनता है। ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दे स्प्लिट टू फॉर्म सेंट्रियोल्स। ठीक है ना? तो ये सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के समय में टूट करके क्या बना लेता है? सेंट्रियोल्स पाया जाता है, सेंट्रियोल बना लेता है। सेंट्रियोल्स कहां पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये कहां मिलते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है? ये प्लांट सेल में नहीं मिलता है। प्लांट सेल में पोलर कैप, जो सेंट्रियोल का काम होता है वो प्लांट सेल में पोलर कैप जो है उस काम को परफॉर्म करता है। सेंट्रियोल का मेनली काम क्या होता है कि सेंट्रियोल करते क्या है? तो सेंट्रियोल जो है वो एस्टर्स बनाते हैं, एस्टर्स या स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन इनका है कि दे फॉर्म एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर टू होल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट chromosomes ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय पे ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं इस तरीके से, जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं सेल डिवीजन के समय पे, और आप देखोगे कि इस तरीके के स्पिंडल फाइबर जो हैं इनको होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर वो कौन बनाता है? यही सेंट्रियोल्स बनाते हैं, जिससे ये क्रोमोसोम्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों तरफ। एक सेल से दो सेल्स बनते हैं तो वो दोनों सेल बनने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेल क्रोमोसोम्स का, वो कौन परफॉर्म करता है? यही सेंट्रियोल्स करते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। तो हमारे ये सेल ऑर्गेनेल वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेल इंक्लूजन के बारे में। तो सेल इंक्लूजन के बारे में ऐसे ही थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेल इंक्लूजन यानी जो नॉन लिविंग पार्ट है। तो नॉन लिविंग पार्ट क्या है भाई? जो फूड प्रिपेयर होता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर में, जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर में, वो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल, वो सारे के सारे जो फूड न्यूट्रिएंट जो स्टोर होकर पड़े हुए हैं, वो सभी के सभी सेल इंक्लूजन में आते हैं। वैक्यूल प्लांट बॉडी के अंदर में या सेल के अंदर में जो वैक्यूल होते हैं वो ये स्टोरिंग ऑर्गन है, उनको हम लोग स्टोर हाउस के नाम से भी जान सकते हैं। तो वैक्यूल जो होते हैं एक पतली मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं उनको? पेलिकल कहते हैं। तो उस एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं। ये वैक्यूल जो है, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, एंजाइम है, हार्मोन है, उन सबको स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट बॉडी का, उसको भी स्टोर करके रखते हैं। समय समय पे ये वैक्यूल जो है उन वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर निकालने में भी मदद करते हैं।
तो हमारे घरों में जैसे कोई स्टोर हाउस है, स्टोर रूम है, वहां पे हम लोग अपने जरूरी सामान और जो बेकार सामान है उन सबको रखते हैं। तो ऐसे सेल के अंदर में स्टोर हाउस की तरह, स्टोर रूम की तरह काम कौन करता है? वैक्यूल करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है अमीबा की बॉडी में, यानी प्रोटोजोअन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो प्रोटोजोअन की बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, तो वाटर का रेगुलेशन करने के लिए उनके शरीर के अंदर में एक खास तरीके की वैक्यूल डेवलप होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? शरीर के अंदर में आने वाले एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके रखता है और समय समय पर शरीर के बाहर उसको निकालता रहता है, जिससे शरीर में वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है। इसी तरीके से फूड वैक्यूल होता है, यानी फूड के डाइजेशन के लिए उस वैक्यूल की जरूरत होती है, जो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेल इंक्लूजन के बारे में भी जान लिया और सेल ऑर्गेनेल्स को जान लिया। बच गया हमारा तीसरा पोर्शन, जो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अलग ही बड़ा टॉपिक है न्यूक्लियस, तो उसको समझेंगे अच्छी तरीके से, और इस तरीके से हमारा सेल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और कल हम लोग मिलते हैं 11 बजे जूम ऐप पे। और आप लोगों को मैंने मैसेज कर दिया है, उस लॉगिन पासवर्ड के सहारे आप जूम ऐप पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव 11 बजे से। जो भी डाउट्स होंगे वहां पे हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। टिल देन, गुड बाय, बी सेफ।